वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं मॉन्स्टरवर्स सीरीज की सेकंड मूवी यानी कि गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, जो कि आई है 2019 में। इसकी फर्स्ट मूवी है गॉडजिला, जो कि आई थी 2014 में। ये मूवी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मूवी हालांकि 2019 में आई थी, लेकिन ये पहली मूवी से काफी ज्यादा रिलेट करती है, इसीलिए मैंने इसे सेकंड पायदान पे रखा है। आप लोगों को बिना प्रतीक्षा कराए इस मूवी की ओर आगे बढ़ते हैं। कहानी 2014 से ही शुरू होती है, जहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में बड़े धमाके के कारण काफी लोग अपने परिवार खो चुके होते हैं। वहीं पे मार्क और एमा का एक परिवार, जिसमें होते हैं उनके 2 बच्चे, जिसमें से वो एक बच्चे एंड्रयू को खो चुके होते हैं और उनके पास अब बचती है उनकी सिर्फ एक बेटी मैडी। 2014 में आने वाले इतने बड़े बड़े जाइंट जीवों को एक नाम दिया गया था, जिन्हें टाइटन्स बुलाया गया था। इन्हीं टाइटन्स को देखने के लिए और खत्म करने के लिए एक संस्था बनाई गई, जिसे नाम दिया गया मोनार्क। मार्क और एमा दोनों ही मोनार्क में काम किया करते थे। 2014 में हुए हादसे के कारण मार्क ने वो संस्था छोड़ दी थी, लेकिन एमा अभी भी मोनार्क में ही काम किया करती थी। कहानी शिफ्ट होती है चाइना में। एमा वहाँ अपनी बेटी मेडिसन के साथ रहती थी, साथ ही साथ वो मोनार्क के लिए भी काम किया करती थी। वहीं हम देखते हैं कि उनके घर में एक भूकंप के झटके महसूस होते हैं और वो अपनी बेटी के साथ वहीं प्लांट में चली जाती है जहाँ वो काम किया करती थी। वहाँ हम देखते हैं एक जीव का बहुत ही बड़ा लार्वा। उस लार्वे को पूरी तरीके से कवर किया होता है प्रोटेक्शन से। वहाँ पे काम कर रहे डॉक्टर्स उस लार्वे को भी फीड किया करते थे और वो फीड भी न्यूक्लियर पावर का ही होता था। उस दौरान वो लार्वा एकदम से काफी ज्यादा हलचल करने लगता है और एमा वहाँ कहती है कि देखो अब ये जन्म लेने वाला है, और एक बड़ी सी हलचल के साथ में वो एक लार्वा जो कि अपने ककून में होता है बाहर आ जाता है। वहाँ पे काम करने वाले सभी लोग उस चीज से काफी डर जाते हैं। मना करने के बावजूद भी वो उस पे हमला कर ही देते हैं। एमा वहाँ से तेजी से भागती है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो अपने साथ एक सिस्टम लिए होती है जिसे वो यूज करना चाहती है उसी लार्वा पे। उस सिस्टम को वो चालू करती है, उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं और वो लार्वा कहीं ना कहीं जाके शांत हो जाता है। ये सिस्टम होता है एक और का, जो कि मार्क और एमा ने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में बनाया होता है। हालांकि वो सिस्टम वेल्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया होता है, लेकिन एमा ने 2014 में गॉडजिला की आवाजों को कैद करके उसे ऐसी आवाजों में तब्दील कर दिया था जिसे अगर किसी जाइंट के सामने चलाया जाए तो वो जाइंट शांत हो जाता है। देखते ही देखते उनके पीछे से हमला होने लगता है और वहाँ पे एंट्री होती है एलन की। एलन वहाँ पे काम कर रहे सभी लोगों को मार देता है और वो अपने साथ में एमा और मैडी को ले जाता है। साथ ही साथ वो उस सिस्टम ऑर्का को भी अपने साथ ले जाता है। कहानी के अगले सीन में हम देखते हैं एक बड़ी सी कॉन्फ्रेंस हॉल को, जिसमें आरोप लगे होते हैं मोनार्क के हर उस ऊंचे पद वाले पे जिसने उस बड़े से जाइंट को छुपा रखा था। साथ ही साथ वो उनसे कहते हैं कि क्या आपको और जाइंट्स के बारे में पता है, या फिर अगर पता है तो आपने छुपा रखा है, और अगर नहीं पता है तो क्या आप इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इन सब का दोषी मोनार्क को ही ठहराया जाता है। उन्हीं के पास इन बड़े जाइंट्स की जानकारी होती है। वहीं पे हमारी मुलाकात होती है डॉक्टर सिरिजावा से। उनके असिस्टेंट के पास एक कॉल आता है और वो कॉल होता है चाइना में हुए हादसे का, यानी कि एमा और मैडी अब गायब हो चुके होते हैं चाइना से, यानी कि उन्हें कोई अगवा करके ले जा चुका होता है। इस बात की खबर मिलते ही वो सबसे पहले मार्क के पास में जाने के लिए प्लान करते हैं। मार्क और एमा अब साथ में नहीं रहते हैं, क्योंकि इसका जिम्मेदार वो उस हादसे को मानते हैं जिसके कारण उन्होंने अपना बेटा खो दिया होता है। कहानी शिफ्ट होती है कोलोराडो में। वहीं हम देखते हैं डॉक्टर सिरिजावा और उनकी कलीग मार्क से बात करते हैं और उन्हें वहाँ चाइना में हुई सारी बात बताते हैं कि कैसे चाइना की साइट पे हुए हमले में एलन ने एमा और मैडी को अगवा कर लिया होता है। साथ ही साथ वो मार्क को ये भी बताते हैं कि एलन ने ऑर्का को भी ले लिया होता है। मार्क कहता है कि ऑर्का वो यूज कर ही नहीं सकता है। ऑर्का सिर्फ और सिर्फ समुद्री जीवों के लिए बनाया गया था। वो किसी जाइंट को काबू करने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं हो सकता था। उसको मैंने ही बनाया था। तब डॉक्टर सिरिजावा उसे कहते हैं कि नहीं, एमा ने उन्हें जाइंट से कम्युनिकेशन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लिया था और अब वो यही कर रही थी। अगर तुम्हें अपने परिवार को बचाना है तो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, और शायद हो सकता है कि अगर हम ऑर्का को ढूंढ पाए तो हम तुम्हारी फैमिली को भी ढूंढ पाएंगे। मार्क डॉक्टर सिरिजावा के साथ में चले जाते हैं। डॉक्टर सिरिजावा अब उसे आगे की बातें बताते हैं कि कैसे वो जाइंट सिर्फ एक जाइंट नहीं है। 2014 में गॉडजिला के मिलने के बाद में ऐसे ही 17 जाइंट्स और मिले हैं, यानी कि ये टाइटन्स पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। हालांकि ये टाइटन्स अभी काफी गहरी नींद में हैं, लेकिन चाइना में हुई घटना से वहाँ रह रहे टाइटन अभी आजाद है। वो टाइटन बहुत ही बड़ी क्वीन होती है, उसे क्वींस ऑफ टाइटन कहा गया है, जिसका नाम था मोथरा। वो जाके एक बहुत ही बड़े वाटरफॉल के पीछे छुप चुकी है। डॉक्टर सिरिजावा के साथ ही एलन के बारे में अब बताते हैं कि एलन कौन है। हालांकि पहले वो एक ब्रिटिश आर्मी का सदस्य था, लेकिन अब एक इको टेररिस्ट के नाम से जाना जाता है। उसी ने मार्क को और तुम्हारी बेटी मैडी को अगवा किया है। तब वो वहाँ बात करते हैं कि आखिर वो उस टाइटन से क्या करेगा
करेगा? अगर वो उसे आजाद भी कर देता है या अपने पास भी रखना चाहता है तो उस टाइटन का क्या फायदा? तभी उन्हीं लोगों में से एक इंसान बोलता है कि उस टाइटन से क्या नहीं किया जा सकता है, ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक अभी छोटा सा लार्वा है और ये लार्वा अभी इतना जाइंट है, तो अगर ये पनप गया तो कितना बड़ा होगा। सोचो इसका काले बाजार में क्या दाम मिलेंगे। इससे बनी हुई मेडिसिन और काफी चीजें काले बाजार को अपना बहुत बड़ा मार्केट बनाने वाली है। कहानी आगे बढ़ती है। एलन एमा को और मेडिसिन को अपने साथ ले जाता है। मोनार्क ने हर देश में अपने बड़े बड़े छिपे हुए प्लांट बना रखे थे जहाँ पे वो उन टाइटन्स को रखा करते थे और अब एलन एमा को और मेडिसिन को ले जाते हैं अंटार्कटिका। वहाँ हम देखते हैं बर्फ के भीतर छुपा हुआ एक बहुत ही बड़ा जाइंट टाइटन, जिसे जगाने के लिए वो वहाँ पे रख देते हैं बड़ी बड़ी मिसाइल्स ताकि वो बर्फ की परतें टूट जाए और वो जाइंट टाइटन अब बाहर आ जाए। वहीं दूसरी तरफ मार्क अपनी फैमिली की तस्वीरें देख रहा होता है और उसे पीछे से लोग आके कहते हैं कि यहाँ कुछ हलचल हो रही है, तुम्हें आके देखना चाहिए। मार्क उस समय पूछता है कि तुमने यही जगह क्यों चुनी है, कोलोराडो की। तब उसे सिरिजावा गॉडजिला के बारे में बताते हैं कि हमने उसके रेडिएशंस को यहाँ पाया है, इसीलिए हम लोग यही हैं। मार्क उन्हें समझाता है कि अगर तुम गॉडजिला के पास में आए हो तो तुम्हें शील्ड हटानी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें अपनापन जैसा माने तो तुम्हें वैसा दिखाना भी पड़ेगा। उसकी बात मानते हुए वो शील्ड्स हटा दी जाती है। कांच की बहुत बड़ी शील्ड से वो सभी गॉडजिला को देख पाते हैं। वो काफी तेज रोशनी से उनके आगे आता रहता है, लेकिन वो उनपे किसी भी तरीके का हमला नहीं करता है। वो शील्ड के एकदम पास आता है, मार्क की आंखों में देखता है। ऐसा लगता है मानो वो किसी चीज से काफी खफा है। वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहाँ से एकदम तेजी से निकल जाता है, जैसे वो कुछ बताना चाह रहा हो। उस समय सिरिजावा कहते हैं कि अगर ये कहीं गया है, वो भी इतने सालों बाद बाहर निकला है, तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा, हमें उसका पीछा करना चाहिए। सभी उसकी रेडिएशन को देखते हुए अंटार्कटिका तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि गॉडजिला भी इस समय अंटार्कटिका के रास्ते में होता है। साथ ही में उन्हें ये भी पता चलता है कि वहाँ पे एलन भी है, जिसने एमा और मेडिसिन को अपने साथ रख रखा है। सारी फोर्स पहुंच जाती है अंटार्कटिका में। वहाँ पे गोलियां चलना शुरू हो जाती है, जो कि एलन के साथियों ने चलाई होती है। साथ ही साथ डॉक्टर सिरिजावा और उसके साथ में रह रहे यूएस सेना के लोगों ने भी गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया होता है। इस सब सीन को देखते हुए मार्क काफी परेशान हो जाता है और वो प्लेन से सीधा नीचे उतर के अपनी फैमिली को लेने चले जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है और गन तान देता है एलन पे, मेडिसिन अपने पिता की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन एमा उसकी माँ उसे वहाँ जाने से मना कर देती है और मेडिसिन को वापस पीछे आना पड़ता है। मार्क ये सारी बात समझ नहीं पाता है और वो खुद अपनी आंखों से देखता है कि कैसे उस बर्फ में लगी बड़ी बड़ी मिसाइलों को कंट्रोल करने वाले बटन को खुद एमा ही दबाती है। देखते ही देखते वो मिसाइलें फटनी शुरू हो जाती है और बर्फ में बंद वो बड़ा सा टाइटन अब आजाद हो जाता है। सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। भागते भागते सभी बाहर आते हैं। उस बड़े जाइंट को अब कहा जाता है मॉन्स्टर जीरो। वो ऊपर आके सभी पे काफी जोरदार हमला बोल देता है। वहीं हम देखते हैं गॉडजिला की एंट्री और वहाँ हो जाता है गॉडजिला और मॉन्स्टर जीरो में घमासान युद्ध। मॉन्स्टर जीरो यहाँ पे काफी बड़ा जाइंट होता है, जिसे हम एक ड्रैगन की तरह कह सकते हैं। इसके होते हैं 3 काफी बड़े बड़े सर, साथ में ही गॉडजिला से बड़ा होता है पंख लिए हुए। ये उसी तरीके का ड्रैगन होता है जैसे कि हम कॉमिक बुक में या फिर एशियन थ्योरी में देख सकते हैं। उस ताकतवर टाइटन यानी कि मॉन्स्टर जीरो में और गॉडजिला में काफी ज्यादा झगड़ा होता है। मॉन्स्टर जीरो ही अपनी बाजी मार जाता है और गॉडजिला कहीं ना कहीं वीक पड़ जाता है। ये लड़ाई खत्म होने से पहले ही मॉन्स्टर जीरो अपने पंखों में उड़ान भरता है और वहाँ से उड़ जाता है। वहाँ पर घायल हुए सभी लोगों को वापस ले जाया जाता है प्लेन में। मार्क की आंखें खुलती है प्लेन में और उसे सुनाई देता है कि सब जने इस बात पे बहस कर रहे होते हैं कि क्या वो बटन एमा ने ही दबाया था। कुछ लोगों को इस पे विश्वास होता है और कुछ को नहीं। तब मार्क आके इस बात की सच्चाई बताता है कि हाँ, वो बटन एमा ने ही दबाया था, यानी कि उस जाइंट को एक बड़ी सी नींद में से सिर्फ और सिर्फ एमा ही निकालने वाली थी। सभी आखिर इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि एमा ने आखिर ऐसा क्यों किया। वो तो इन सभी जाइंट्स को बचाना चाहती थी। हालांकि यूएस नेवी इन सभी जाइंट्स को मारना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा कभी होने नहीं दिया। तो फिर आज उसने ये गलत काम क्यों किया। उसी समय हम पाते हैं कि एमा का वीडियो कॉल आता है और वो सभी को सच्चाई बताती है कि ये काम उसने खुद ने किया होता है। वो कहती है कि हमसे पहले इस पृथ्वी पे टाइटन्स ने जन्म लिया होता है। हमारा यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई वजूद नहीं है। हमने इस धरती पे जन्म लेके काफी पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ा दी है। यहाँ पे पहले टाइटन्स राज किया करते थे और हमने उन्हें खत्म कर दिया है। ये टाइटन्स बने होते हैं रेडिएशन से। इफ अगर ये रेडिएशन जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ पे धरती नई तरीके से पनपनी शुरू करती है। ये टाइटन्स अपने साथ में प्रकृति का संतुलन लेके चलते हैं। या तो हम इनके साथ में संतुलन कर सकते हैं या फिर ये हमें पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तब मार्क उसे कहता है कि इसका जिम्मेदारी तुम्हारे पास में नहीं है। तब एमा बताती है कि उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। धरती पे इन्होंने जन्म ले लिया है और अब ये अपने हिसाब से ही संतुलन बनाएंगे। मार्क उसे कहता है कि इससे पूरी
पूरी मानव जाति नष्ट हो जाएगी, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो। तब एमा उसे कहती है कि इस मानव जाति ने वैसे भी आज तक कुछ भी नहीं किया है, इसने सिर्फ और सिर्फ इन टाइटन्स को खत्म ही किया है। और फाइनली वो ये कन्वर्सेशन खत्म करके अपना कॉल काट देती है। उस समय उनकी बेटी मैडी अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि क्या हम सही कर रहे हैं। और वहाँ पे पहुँच जाता है एलन और वो एमा को कहता है कि तुम इस छोटी नादान बच्ची से जरा सी भी सलाह मत लो, इसे ना तो कुछ पता है और ना ही ये कोई सही सलाह दे सकती है, मेरे पास तुम खुद आई थी। यानी कि एमा खुद गई थी एलन के पास में सुझाव को लेके कि हमें इन सारे सोते हुए जायंट्स को जगा देना चाहिए। कहानी आगे बढ़ती है मैक्सिको में। मैक्सिको में लोगों को जगह से खाली करने के लिए आदेश दे दिए जाते हैं। सभी लोग अफरा तफरी में वहाँ से जाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ हम देखते हैं वॉल्केनो में से एक नए टाइटन का जन्म, जिसका नाम होता है रोडैन। ये एक बड़े से बास की तरह होता है जो कि जलते लावे की तरह हमें दिखाई देता है। इन सभी रेडिएशंस को मापते हुए डॉक्टर सिरिजावा की टीम कहती है कि काफी दूर से एक बड़ा सा तूफान आ रहा है। और फिर बाद में ये लोग समझ पाते हैं कि वो तूफान नहीं होता है बल्कि मॉन्स्टर जीरो इसी की तरफ आ रहा होता है। तब ये लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये किसी भी तरीके का इत्तेफाक नहीं है। अगर रॉडेन ने जन्म लिया है तो मॉन्स्टर जीरो इसकी तरफ क्यों आ रहा है? या तो इससे लड़ने आ रहा है, या अपनी भूख बुझाने आ रहा है, या फिर सहवास करने आ रहा है। और वहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े होते हैं। मॉन्स्टर जीरो रोडैन से काफी बड़ा होता है। इस तबाही को देखते हुए यूएस सेना को अब कोई ना कोई बड़ा कदम लेना ही था। वो इस तरीके से अपनी पब्लिक को खत्म होते नहीं देख सकते थे और उन्होंने इसका तोड़ निकाल लिया था। रोडैन से लड़ने के बाद में मॉन्स्टर जीरो की निगाह पड़ती है अब उसी विमान पे। जैसे ही वो मार्क के विमान पे आने ही वाला होता है, वहाँ पे आ जाता है वापस से गॉडजिला और गॉडजिला बोल देता है उस पे हमला। उन दोनों के बीच हम वापस देख पाते हैं काफी बड़ी फाइट और वो लड़ते लड़ते चले जाते हैं समुद्र के बीच में। यूएस नेवी के एडमिरल बताते हैं कि उन्होंने एक प्रोटोटाइप वेपन डेवलप किया है जो कि होता है एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर, यानी कि 4 किलोमीटर के दायरे में जो भी चीज आएगी वो सब कुछ तबाह हो जाएगी। जहाँ गॉडजिला और मॉन्स्टर जीरो लड़ रहे होते हैं पानी में, वहाँ वो ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर की मिसाइल आके गिरती है और वहाँ हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा पानी में होने वाला धमाका। इसी के साथ में एक बहुत ही अजीब चीज होती है, मॉन्स्टर जीरो वहाँ से उड़ जाता है। उस पे उस ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का असर नहीं होता है, लेकिन गॉडजिला का इस पे इतना बुरा असर पड़ता है कि वो पानी में कहीं गुम हो जाता है, यानी कि शायद वो बेहोश हो चुका होता है या फिर मर चुका होता है। अब मॉन्स्टर जीरो चले जाता है एक एक्टिव वॉल्केनो पे, जहाँ पे अब वो अपनी रॉर से बाकी टाइटन्स को जगाने की कोशिश करता है और हूबहू होता भी वैसा है। अलग अलग शहरों में, जर्मनी में, मैक्सिको में जितने भी टाइटन्स रह रहे होते हैं जो कि अभी गहरी नींद में होते हैं, सभी नींद से जाग जाते हैं और उसी के आदेश को मानने लगते हैं। जैसे कि मानो उसने कहा होता है कि तुम सभी मिलकर धरती को तबाह कर दो। सभी टाइटन्स इसी दिशा में निकल जाते हैं। वो जगह जगह जाके बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय करते हैं, लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें देखते हुए एमा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो एलन से कहती है कि ये प्लान का हिस्सा नहीं था। सीन शिफ्ट होता है चाइना में, मोनार्क के एक अगले साइड पे। उसी साइड पे काम चल रहा होता है और सभी लोग एकदम से बाहर आके देखते हैं। वहाँ पे तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन उसी बारिश के साथ में उन्हें एक बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल सा जाइंट दिखाई देता है। ये टाइटन होती है हमारी क्वीन मोथरा, जो कि अब अपने असली रूप में आ चुकी होती है। वो एक बहुत ही बड़ी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह अपना रूप ले चुकी होती है। इस तबाही को देखते हुए मैडी अपनी माँ से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम बहुत ही बुरी हो, ये सब तुमने शुरू किया था, और वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। इसके बाद डॉक्टर सिरिजावा, मार्क और उनके बाकी सारे कलीग इस थ्योरी पे बात करने लगते हैं कि आखिर उस ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर के फटने के बाद में भी उस मॉन्स्टर जीरो पे किसी भी तरह का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, जबकि गॉडजिला खत्म हो चुका था। सभी पुरानी थ्योरी को दोहराने लगते हैं। तब उसमें से चिन बताती है कि अमेरिका में इस ड्रैगन को मारने की प्रथा होगी, लेकिन चाइना में इसी ड्रैगन को पूजा जाता था। ये लड़ाई आज से नहीं है, ये लड़ाई एशियन समय से है, यानी कि गॉडजिला और ड्रैगन में हमेशा अपने पद को लेकर लड़ाइयाँ हुई थी। इसी समय उन्हें ये भी पता चलता है कि ये जाइंट यहाँ का नहीं है, ये जाइंट एक तरीके से एक एलियन है, इसीलिए इस पे किसी भी तरीके के ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तब उसे वो नाम देते हैं गिडोरा। साथ ही साथ सेना में हो रही चर्चा पे मार्क उन सभी लोगों को बताता है कि ये एक के बाद एक फैलते ही जा रहे हैं और ये सारे एक समूह की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि इन सब का लीडर है गिडोरा और ये सारे टाइटन्स उसी की ही बात मान रहे हैं। अगर हम गिडोरा को खत्म कर दे तो ये सारे टाइटन्स भी उसी समय रुक जाएंगे। इस तबाही को देखते हुए एमा बोलती है कि अब मुझे ऑर्का को चालू करना ही पड़ेगा और उस ऑर्का को मैं इस स्पीड में चालू करूंगी कि जिससे वो सारी तरंगे बाकी सभी टाइटन्स पे जाए और वो टाइटन्स शांत हो जाए। उस ऑर्का में ऐसे कम्युनिकेशंस के पैटर्न थे कि चाहे कोई सा भी टाइटन हो, उसे सुन के वो शांत हो ही जाता है। ये सारी बातें मेडिसिन सुन रही होती है। अब इस समय मार्क की अपनी पहली चॉइस होती है अपनी
बेटी, यानी कि उसे अब अपनी बेटी को ढूंढने जाना होता है। वो जैसे ही अपने साइट से बाहर निकलता है और वो देखता है एक बहुत ही तेज बड़ी सी रोशनी, चमकदार रोशनी, यानी कि जैसे कोई बड़ा सा बर्ड उसके सामने आ चुका हो। वो बर्ड और कोई नहीं मोथरा होती है और वो मोथरा कोई साउंड निकालना शुरू करती है, यानी कि मानो एक गाना गाना शुरू करती है। मोथरा वहाँ इसलिए आई होती है क्योंकि उसे जगाना होता है गॉडजिला को। वो जिस तरीके की कम्युनिकेशन भेज रही थी, वो कम्युनिकेशन देख के सभी डॉक्टर्स पता लगाते हैं कि ये कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रैब कर सकता है गॉडजिला, और वो यहाँ उठाने आई है गॉडजिला को। तब जाके सभी को विश्वास होता है कि गॉडजिला अभी तक मरा नहीं था। वो एक बुरी चोट के कारण अपनी समुद्र की गहराइयों में वापस चला गया था, लेकिन साथ ही साथ इससे उन्हें ये भी पता चलता है कि गॉडजिला जिंदा है और इस समय वो कहाँ पर है। वो वापस से गॉडजिला की रेडिएशंस का पता लगाते हैं और अपनी पनडुब्बी को ले जाना शुरू करते हैं। उसी समय कहानी के दूसरे पहलू में मैडी वहाँ से ऑर्का को उठा लेती है और वो चली जाती है एक बड़े से मैदान में, क्योंकि वो इस सब तबाही को रोकना चाह रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेना ने अब पनडुब्बी तैयार कर ली होती है और वो पानी की गहराइयों में जाना शुरू कर देते हैं और अब उन्हें गॉडजिला के निशान मिल चुके होते हैं। वहाँ से उन्हें रेडिएशन का पता चल चुका होता है कि गॉडजिला अभी इस समय कहाँ होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन उस मैदान में जाके एक ऑफिस में ऑर्का को चालू कर देती है और कनेक्ट कर देती है बड़े बड़े स्पीकर से। जैसे ही वो स्पीकर्स चालू होते हैं, सारे जाइंट्स जहाँ भी होते हैं वो टाइटन्स अपनी अपनी जगह पे रुक जाते हैं और किसी भी तरह की हरकत नहीं करते हैं। उन सब की थ्योरी के अकॉर्डिंग गॉडजिला ऑब्जर्व करता है रेडिएशन और न्यूक्लियर पावर। उनके पास में न्यूक्लियर पावर की मिसाइल तो होती है, लेकिन वो उस डेप्थ में जा नहीं सकते हैं। इफ अगर वो उतनी डेप्थ में गए तो उनका बचना नामुमकिन होता है। उन्हीं में से डॉक्टर सीजावा अभी तय करते हैं कि ये काम अब सिर्फ और सिर्फ मैं ही करूंगा। वो लोग कुछ नीचे जाते हैं और पाते हैं एक बहुत ही बड़ा किंगडम, यानी कि एक एशियन किंगडम, और उनसे पता चलता है कि पुरानी सदी की ये बातें बिल्कुल सच हुआ करती थी, यानी कि ये बड़े बड़े टाइटन्स और ह्यूमंस सब साथ मिलके रहा करते थे। वहाँ पे उस समय किसी भी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा या जंग नहीं हुआ करती थी, बल्कि ये सब खुशी खुशी रहते थे और वहाँ पे थे इन सब के प्रमाण। उन्हीं पानी की गहराइयों में रहा करता था गॉडजिला। वो पानी की गहराइयाँ इतनी ज्यादा थी कि वहाँ पे रेडिएशन की मात्रा भी काफी ज्यादा थी। उसी रेडिएशन को ऑब्जर्व करके गॉडजिला रहा करता था, लेकिन वहाँ पे इंसानों का जाना एक घातक सिद्ध हो सकता था। सीरीजावा फाइनली एक छोटी सी पनडुब्बी जिसमें होती है एक न्यूक्लियर मिसाइल अपने साथ लेके निकल पड़ता है और वो फाइनली पहुंच जाता है वहाँ पे जहाँ पे गॉडजिला बेहोश होता है। वो न्यूक्लियर मिसाइल को चालू करता है और अपने आखिरी समय में गॉडजिला को गुड बाय कहता है। मार्क और उसके साथी पनडुब्बी को काफी दूर ले जाना शुरू करते हैं और उस धमाके के कारण ऑटोमेटिकली पनडुब्बी उड़ के सतह पे पहुंच जाती है और उसके बाद हम देखते हैं अपनी पूरी पावर के साथ में गॉडजिला फिर उठ खड़ा होता है और उसके पास होती है अब पहले से भी 2 गुनी पावर, क्योंकि आखिर वो न्यूक्लियर मिसाइल पूरी की पूरी ऑब्जर्व कर लेता है। वहीं एलन को पता चलता है कि पूरे संसार में हो रही सारी की सारी तबाही बंद हो जाती है और वो ऑर्का को ढूंढने लगता है। तब वो देखता है कि वहाँ से ऑर्का गायब है। तब वो एमा को कहता है कि कहाँ है वो ऑर्का। एमा सबसे पहले अपनी बेटी को ढूंढने भागती है और वो देखती है कि मेडिसिन वहाँ पे नहीं है, साथ ही साथ वहाँ पे वो सिस्टम, यानी कि वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम ऑर्का है वो भी नहीं होता है और उसे मालूम चल चुका होता है कि उसकी बेटी उसे लेके जा चुकी होती है। जिस मैदान में मैडी लिए होती है वो ऑर्का सिस्टम, उसी मैदान में गिडोरा भी होता है और उसे कुछ समय बाद पता चल जाता है कि ये किसी जीव की आवाज या फिर गॉडजिला की आवाज नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा तैयार की गई तरंगे हैं। और वो सीधा जाता है उन्हीं स्पीकर्स के पास में और उन्हें खत्म कर देता है। साथ ही साथ उसकी नजर पड़ जाती है मैडी पे। वो जिस शेल्टर में रह रही होती है उसे पूरा का पूरा तबाह कर देता है। मैडी को कुचलने ही वाला होता है गिडोरा और उसी समय आ जाता है गॉडजिला। यहाँ हमें देखने को मिलती है गिडोरा और गॉडजिला में बहुत ही शानदार फाइट, जहाँ दोनों अपनी अपनी पावर्स का पुरजोर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लड़ते लड़ते गॉडजिला ने गिडोरा का 3 में से एक सर उखाड़ फेंका था, लेकिन कुछ ही देर में जैसे छिपकली की पूंछ वापस आती है वैसे उसी ड्रैगन का सर वापस आ जाता है। इस समय मार्क अपनी बेटी को ढूंढने के लिए भागता है और अब वो विमान से उतर के पहुंच जाता है नीचे, साथ में अपने सैनिकों को लेके। वो उस लड़ाई में खत्म होने ही वाले होते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े टाइटन्स उनके आसपास लड़ जो रहे होते हैं। और वहाँ हम देखते हैं एंट्री एमा की। एमा लेके आई होती है एक गाड़ी और वो बोलती है सभी को कि जल्दी से इसके अंदर आ जाओ। अब इस समय मार्क और एमा लड़ रहे होते हैं कि हमारी बेटी इस बुरे टाइम के अंदर कहाँ जा सकती है। मार्क और एमा को ख्याल आता है कि वो बच्ची अपने घर ही गई होगी। वो मैडी को ढूंढने के लिए अपने घर भागते हैं। गिडोरा और गॉडजिला की लड़ाई के बीच में वहाँ पे पहुंच जाती है मोथरा उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे पहुंच जाता है आग का
दानव रॉडन। रॉडन कहीं ना कहीं मोथरा को घायल कर ही देता है, लेकिन मोथरा रॉडन से कहीं बड़ी होती है और वो उसे आखिर झटके में खत्म कर देती है। अब मोथरा भी गिडोरा पे हमला करती है। वो मोथरा को अपने आग में झुलसा देता है। इस समय गॉडजिला काफी वीक हो जाता है और मोथरा के जलने से उसकी राख यानी कि ऐश गिर जाती है गॉडजिला पे। इसी बीच हम देखते हैं कि मार्क और एमा को अपनी बेटी मैडी भी मिल जाती है। वो सभी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। गॉडजिला के ऊपर वो राख गिरने के बाद में अब उसकी पावर 2 गुनी हो जाती है, क्योंकि उसके पास में अब खुद की तो पावर होती ही होती है, साथ में मोथरा की भी पावर होती है। गॉडजिला ने अभी थोड़े समय पहले ही न्यूक्लियर पावर ऑब्जर्व की थी और उसके पास में अब मोथरा की भी पावर आ जाती है। कहानी का सबसे शानदार सीन हमें दिखाया जाता है। गॉडजिला बन जाता है अब एक धधकता हुआ सा डायनासोर, जिसमें से निकल रही होती है आग। उस न्यूक्लियर धमाके से गिडोरा तो नष्ट हो ही जाता है, साथ ही साथ जो बाकी के टाइटन्स पूरी दुनिया में इधर उधर घूम रहे थे वो भी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि सबसे ऊंची जगह पे हमारा गॉडजिला खड़ा होता है और बाकी सारे टाइटन्स उसके आसपास करीब खड़े होते हैं। सभी टाइटन्स एक तरीके से अपने आप को सरेंडर कर चुके होते हैं और अपना सर झुका लेते हैं, यानी कि उन सब का जो अब किंग होता है वो होता है गॉडजिला। यहाँ पे इस नाम को बिल्कुल जस्टिफाई करती है मूवी, द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, यानी कि सारे के सारे टाइटन्स अब होते हैं गॉडजिला के अंडर में। कहानी के आखिरी में एक सीन और दिखाया जाता है हमें। गिडोरा का एक सर अभी भी बच जाता है और उसे उठा लेते हैं नाविक, और वो नाविक बेचने की कोशिश करते हैं एलन को। एलन जब वहाँ आता है तो वो उसे देख के काफी चौंक जाता है और वो उस सर को खरीदने के लिए हाँ कर देता है। यानी कि हम देख पाते हैं कि अगर वो ये सर खरीदता है गिडोरा का तो वो उसके जीन से कुछ ना कुछ नया जरूर इजाद करेगा। इससे हमें पता चलता है कि अभी भी कहानी बाकी है। तो आप सब लोगों को कैसी लगी है ये कहानी मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद में मैं आप लोगों के लिए अगली मूवी लाने वाली हूँ, जो कि होगी कॉन्ग स्कल आइलैंड, इस सीरीज की तीसरी कहानी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।